नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो महत्वपूर्ण खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम पाकिस्तान में बलूचों और पख्तूनों के टूटते धैर्य और यमन के हुथियों पर अमेरिका के हमलों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। पीएम मोदी की अपने न्यूजीलैंड समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता। रक्षा एवं सुरक्षा संबंधों को संस्थागत रूप देने पर समझौता। प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड में भारत विरोधी गतिविधियों पर अपनी चिंता से कराया अवगत। रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण की शुरुआत। पीएम मोदी की मौजूदगी में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधन। कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत जैसे सहयोगियों के बिना आगे बढ़ना संभव नहीं। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गैबार्ड ने की पीएम मोदी से मुलाकात। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों के विस्तार पर जोर। टैरिफ विवाद पर बोली। दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर हो रही है चर्चा। यूक्रेन संघर्ष विराम पर मंगलवार को ट्रंप पुतिन की होगी बात। जमीन, ऊर्जा संयंत्र सहित संपत्तियों के बंटवारे पर चर्चा की संभावना। ईयू का बड़ा आरोप, रूस नहीं चाहता है शांति। अमेरिका ने बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न पर जताई चिंता। खुफिया विभाग की प्रमुख तुलसी गैबार्ड ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ऐसी विचारधारा को हराने के लिए हैं प्रतिबद्ध। एक मामले में आवामी लीग के 20 कार्यकर्ताओं को फांसी की सजा। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने पीएम मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की यात्रा का उद्देश्य नई दिल्ली के साथ द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों पर विचार विमर्श करना था। गौरतलब है कि न्यूजीलैंड की संस्कृति, शिक्षा, व्यवसाय और उद्यमिता में भारतीय प्रवासियों का व्यापक योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच बातचीत के बाद भारत और न्यूजीलैंड ने रक्षा सहयोग संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें खेल, बागवानी और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। बातचीत के दौरान पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत न्यूजीलैंड एफटीए पर बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच एक परस्पर लाभकारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशंस शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे आपसी व्यापार और निवेश के पोटेंशियल को बढ़ावा मिलेगा। डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग और निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल क्षेत्रों में आपसी सहयोग को हमने प्राथमिकता दी है। फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर में संयुक्त रूप से काम किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री के साथ आए बड़े बिजनेस डेलीगेशन को भारत में नई संभावनाओं को देखने और समझने का अवसर मिलेगा। दोनों देशों के नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को जारी रखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवादी, अलगाववादी और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करना जारी रखेंगे। आतंकवाद के खिलाफ हम दोनों एक मत हैं। चाहे 15 मार्च
2019 का क्राइस्ट चर्च आतंकी हमला हो या 26 नवंबर 2008 का मुंबई हमला, आतंकवाद किसी भी रूप में अस्वीकार्य है। आतंकी हमलों के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवादी, अलगाववादी और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ हम मिलकर सहयोग करते रहेंगे। इस संदर्भ में न्यूजीलैंड में कुछ गैर कानूनी तत्वों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर हमने अपनी चिंता साझा की। हमें विश्वास है कि इन सभी गैर कानूनी तत्वों के खिलाफ हमें न्यूजीलैंड सरकार का सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। और आइए अब अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान और पख्तूनिस्तान की मांग गले की हड्डी बन चुकी है। दोनों ही जगहों पर अलगाववादियों ने सशस्त्र विद्रोह चलाकर पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। हाल के वर्षों में बलूचों और पख्तूनों में बढ़ती नजदीकी और साझेदारी इस आग में और घी डाल रही है। जिस तरह के हालात हैं उससे तो लगता है कि अलगाववादी अब अपनी मंजिल से ज्यादा दूर नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। संसाधनों का दोहन, भेदभाव और संस्कृति को रौंदने से बचाने की शांति से गुहार लगाने वाले बलूचिस्तान के लोग अब हथियार के दम पर पाकिस्तान से इन जुल्मों का बदला लेने के लिए यलगार कर दिया है। पिछले 3-4 दिनों में बलूच संगठन जिस तरह से पाकिस्तानी सेना पर टूट पड़े हैं, उससे यही लगता है कि विद्रोही अपने मकसद से अब बहुत दूर नहीं है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर पाकिस्तानी सेना को करारी चोट पहुंचाने के तुरंत बाद रविवार को सेना के काफिले पर बड़ा हमला कर 90 जवानों को मार डाला। बीएलए ने सेना के 8 वाहनों को निशाना बनाया। दावा किया जा रहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद और फतेह ब्रिगेड ने सेना के काफिले पर आत्मघाती हमला किया। हालांकि पाकिस्तानी सेना इस हमले में सिर्फ 5 जवानों के मारे जाने की बात कह रही है। बलूच लोगों का ये असंतोष आज का नहीं बल्कि इसकी जड़ें आज़ादी के समय की हैं। दरअसल बलूचिस्तान खुद को आज़ाद देश के तौर पर देख रहा था, लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने जबरन इसे खुद में मिला लिया। बलूच नेशनलिस्ट इसे अवैध कब्जा मानते हैं और तब से अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों से अटे होने के बावजूद बलूचिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। सबसे बड़े प्रांत होने के बावजूद सेना और सियासत में बलूच लोगों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। मानवाधिकारों का खुलेआम हनन हो रहा है। बलूचिस्तान की आज़ादी का समर्थन करने वालों को अक्सर गायब कर दिया जाता है। बलूची भाषा के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। इन्हीं मांगों को लेकर बीते कुछ वर्षों से आंदोलन हिंसक हो चुका है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी गैस पाइपलाइन, सेना और दूसरे सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला करती है, जबकि बलूच नेशनलिस्ट मूवमेंट कूटनीतिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करता है। हाल के हमलों में टीटीपी और बलूच आर्मी साथ दिखे हैं। टीटीपी पाकिस्तान में इस्लामी कानून चाहता है और बीएलए बलूचिस्तान की आज़ादी, लेकिन दोनों का दुश्मन एक है, लिहाजा लड़ाई में अक्सर साथ दिखते हैं। पाकिस्तान टीटीपी पर बलूचों को ट्रेनिंग देने का आरोप लगाता है। इसके अलावा भी पूरे देश में कई अलगाववादी आंदोलन पनप रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत और अफगानिस्तान के पख्तून इलाके को मिलाकर एक अलग देश पख्तूनिस्तान बनाने की मांग कई बार उठ चुकी है। हाल के सालों में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट काफी तेज हुआ है। इसका एजेंडा पख्तून बोलने वालों के लिए एक अलग देश बनाना है ताकि वे अपनी सभ्यता संस्कृति को अपनी तरह से लागू कर सकें। सिंधी राष्ट्रवादी संगठन लंबे समय से आजाद सिंधु देश की मांग करते आए हैं। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ आलोक बंसल जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस दिन बीएलए ने ट्रेन का हाईजैक किया था उस दिन भी हमने आपसे बातचीत की थी, और उसके बाद रविवार को वहां पर पाकिस्तानी फौज के एक काफिले पर बीएलए की ओर से हमला किया गया है। क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया है आपकी? ये दिखलाता है कि बलोच असंतोष जो है उसके साथ साथ बीएलए की जो प्रशिक्षण है, उनकी जो क्षमता है, उसमें काफ़ी बड़ा इजाफा हुआ है। और अगर आप देखें ये जो हमला हुआ है जो सेना के काफिले पे हुआ है,
जो तस्वीरें नजर आती हैं उससे बड़ा साफ तौर से ये नजर आता है कि कम से कम एक बस में तो कोई आदमी बचा ही नहीं होगा, जबकि दूसरी बस भी काफी हद तक क्षतिग्रस्त हुई। जबकि पाकिस्तानी सेना की जो आधिकारिक घोषणा है उसमें सिर्फ 5 सिपाहियों के मारे जाने की खबर दिखाई गई है, जो इस वक्त काफी गलत लग रही है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तान की पकड़ जो बलूचिस्तान पर पहले ही काफी ढीली थी, वो अब और ज्यादा मुश्किल होती चली जा रही है, और पाकिस्तानी सेना के लिए बलूचिस्तान में कहीं पे भी आवागमन करना अब एक खतरे से खाली नहीं है। आलोक जी, इस इलाके की अगर हम बात करें, चाहे बलूचिस्तान की हम बात करें या पख्तून इलाके की हम बात करें, केपीके की बात करें, बहुत ज़्यादा अलगाव यहाँ पर देखा जा रहा है। और पाकिस्तान किस तरह से इसको संभालेगा, संभालते हुए पाकिस्तान के तो ये दिखता भी नहीं है। ये अलगाववाद पाकिस्तान को किस ओर ले जाएगा आने वाले दिनों में? कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी गंभीर फॉल्ट लाइंस हैं, और ये पाकिस्तान की क्रिएट होने के समय से है। एक तो मजहब के ऊपर आपने जब एक मुल्क बनाया तो पहला जो सवाल उठा वो ये था कि मुसलमान कौन है, और आज तक पाकिस्तान इसको परिभाषित नहीं कर पाया है, और इसके कारण आप देखेंगे वहां सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट चलती है शिया सुन्नी। साथ ही साथ उन्होंने लोगों को बताने की कोशिश की कि भाई आपकी जो एथनिसिटी है वो मायने नहीं रखती, आप सिर्फ पाकिस्तानी हो। और जब ये कोशिश की गई तो अब धीरे धीरे जो आप देख रहे हैं बलोच जो कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होना चाहते थे वो अलग होते चले जा रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो कट्टरपंथी संगठन खड़े किए उसके कारण अब आप देख रहे हैं कि टीटीपी जैसे संगठन पैदा हो गए जो बिल्कुल कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा रखते हैं, और उनको लगता है कि जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो गैर इस्लामिक है, दारुल हराम है, जो भी आप कहें उसको, और उसके खिलाफ है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इस दौर में जो हमला हो रहा है इसमें परस्पर विरोधी विचारधाराएं रखने वाले संगठन पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। जैसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, दोनों की विचारधारा काफी अलग है, लेकिन दोनों का दुश्मन एक है, और इसलिए दोनों एक साथ आ गए। तो अब जो पाकिस्तान के ऊपर खतरा है वो बहुत गंभीर है, क्योंकि हमें ऐसे समझना चाहिए कि बलोच कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं थे, वो हमेशा अलग थे, लेकिन बलोचों की संख्या कम होने के कारण पाकिस्तान की जो फौज थी उनके ऊपर डोमिनेट कर पा रही थी। लेकिन अगर बलोचों को पख्तूनों का या सिंधियों का समर्थन मिल जाए तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत गंभीर समस्या पैदा हो जाती है, और ये तीनों ही जो एथनिसिटीज हैं वो पंजाबियों की हुकूमत से, पंजाबियों की डोमिनेशन से खुश नहीं। इस सब के बीच आलोक जी, जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान में इस तरह की जब घटनाएं होती हैं और बलोच या पख्तून जो अलगाववाद है वो सर उठाता है और काफ़ी मजबूत होता है, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्कों की ओर इशारा करने लगता है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान दुनिया को ये नहीं दिखाना चाहता कि हम किस तरीके से विफल हुए हैं, किस तरीके से हमारे देश का आवाम हमारे खिलाफ है। तो उनके पास एक ही चीज बचती है, वो ये कि भारत के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर उंगली उठाए। अगर आप देखें जाफर एक्सप्रेस के लिए वो अफगानिस्तान पे उंगली उठा रहे हैं, उनके जो सेना के प्रवक्ता हैं उन्होंने भारत की ओर उंगली उठाई है कि भारत का इसमें हाथ है। कोई सबूत नहीं, कोई तथ्य नहीं, लेकिन किसी के बिना अपनी विफलता को छुपाने के लिए दूसरों पर उंगली उठाने का इनका ये पुराना नजरिया रहा है, और वही चल। आलोक जी, एक सवाल इस पर और जानना चाहेंगे कि चाहे बलूच हों या पख्तून हों, जिस तरह के हालात वहाँ पर बने हुए हैं, क्या कभी पाकिस्तान ने इसके पॉलिटिकल सेटलमेंट, इसका कुछ करने की कोशिश की है, या आने वाले समय में कोई ऐसी आशा दिखती है? देखिए, पाकिस्तान की स्थापना से लेकर वो पख्तून राष्ट्रवाद से तो बहुत बुरी तरह घबराता रहा है, और अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान के बनने के एक हफ्ते के अंदर उसने प्रांत की जो हुकूमत थी उस समय की, डॉक्टर खान साहिब की, उसको हटा दिया था। तब से लेकर अभी तक कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट की कोशिश नहीं की। उन्होंने कोशिश किया कि पख्तून राष्ट्रवाद को एक प्रखर कट्टर इस्लामिक जो विचारधारा है उसके अंतर्गत उसको सबस्यूम कर लें, वो उन्होंने कोशिश की। उन्होंने धार्मिक पॉलिटिकल पार्टीज को वहां एंकरेज किया, उनको प्रोत्साहन दिया, और पख्तूनों को बांट कर रखा। पख्तून पहले फाटा में थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में थे, और आज भी बड़ी संख्या में उत्तरी बलूचिस्तान में है। दूसरी तरफ जहां बलूच हैं, बलूचों को भी बांटने की कोशिश की, उनको बलूच और ब्राह्वी बोलने वालों में अलग अलग बांटा, उनको अलग अलग कबीलों में बांटने की कोशिश की। और जब भी राजनीतिक समाधान की बात की तो उनको लगा कि हम कुछ लोगों को कुछ धन या वित्तीय सहायता देकर अपनी ओर कर सकेंगे।
लेकिन बलोच जो लोग हैं वो उनको हमेशा से ये लगा कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उनके साथ एक उपनिवेश जैसा व्यवहार करती है और उनके जो संसाधन हैं उनको लूट कर उनको इन संसाधनों से हटा देती है, उनको ये नहीं मिलने देती और उनके लिए गरीबी का माहौल पैदा करती है। और बलूचिस्तान में अगर आप देखें आज विकास की गति जो है बहुत ही धीमी है और वहाँ बहुत ही ज़्यादा गरीबी छाई हुई है। ठीक है, आलोक जी हमारे साथ बने रहिएगा। एक और खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन सुनहरी सोच प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बनर्जी दा क्यों नाचो दादा? सर मेरा सोना मेरा बेटा को लैपटॉप दिला रहा है। खूब भालो। हाँ वेदा जी કેમ છો? अरे मजाમાં છું મોટા ભાઈ, मेरा सोना मेरी फैक्ट्री में नई मशीन्स लगा रहा है। बहुत सारो है तो अपने सोने को काम पे लगाइए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा इतने में घर कैसे चलेगा? पापा मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अमेरिका की वायुसेना ने यमन के हुथियों पर कहर बरपाया हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर यमन में छुपे हुथी के नेताओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। दरअसल हुथी फलस्तीन को समर्थन दिखाने के लिए लाल सागर में अमेरिकी और इजरायली सैनिकों पर हमला करता रहता है और अमेरिका ईरान पर हुथी का समर्थन करने का आरोप लगाता है। ऐसे में पश्चिम एशिया में ये नया संघर्ष भी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हरकतों से बाज आ जाए, वरना तबाही ऐसी होगी कि जिसे देखा या सुना ना होगा। इसी संकल्प के साथ हूती समूह के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा अभियान छेड़ दिया है। सोमवार को किए गए नए हमलों में राजधानी सना और बंदरगाह शहर हुदैदा को निशाना बनाया गया। हमले में 53 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। अमेरिका का दावा है कि हमला हूती के नेताओं को निशाना बनाकर किया गया है, जबकि हूती का कहना है कि मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इससे पहले शनिवार की रात को भी अमेरिका ने हूतियों पर ताजा हमलों की शुरुआत की थी। अमेरिकी हमलों से बौखलाए हूती ने अमेरिका से बदला लेने की बात कही है। अमेरिकी विमान वाहक पोत USS हैरी एस ट्रूमैन और उसके साथ तैनात युद्धपोतों पर हमले का दावा किया गया है। हालांकि अमेरिका ने इस हमले को विफल कर देने की बात कही है। उन्होंने 11 ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया है। वहीं 4 महीने पहले हूती लड़ाकों ने अमेरिकी वॉरशिप पर कई हमले किए थे, जिसके बाद से अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की है। अमेरिका ने ईरान पर सीधे तौर से हूती समूह को हथियार और खुफिया जानकारी मुहैया कराने का आरोप लगाया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि ईरानी समर्थन के बगैर हूती समूह इतनी बड़ी क्षमता नहीं हासिल कर सकता है। ईरान को चेतावनी देते हुए ट्रंप ने कहा है कि हूती आतंकियों को समर्थन देना बंद करो। हालांकि ईरान इन आरोपों का खंडन करता रहा है।
हूती इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए लाल सागर में जहाजों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन संघर्ष विराम के बाद इसे रोक दिया गया था। हालांकि गाजा को दी जाने वाली सहायता सामग्री पर रोक लगाए जाने के बाद से हूती समूह ने इजरायली जहाजों पर हमले फिर से शुरू करने की धमकी दी है। नवंबर 2023 से हो रहे हमलों के नतीजे में लाल सागर का इस्तेमाल करने वाले जहाज यूरोप और एशिया के बीच सुएज नहर का उपयोग करने के बजाय दक्षिणी अफ्रीका की ओर से अपना रास्ता बदल रहे हैं। इससे उनकी लागत बढ़ रही है और वैश्विक आर्थिक जोखिम की आशंका पैदा हो रही है। ट्रंप ने कहा है कि 1 साल से अधिक समय हो गया है जब कोई अमेरिकी झंडे वाला जहाज सुएज नहर से सुरक्षित रूप से गुजरा हो। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस मामले पर। आलोक जी, अगर हम पश्चिम एशिया के इस मामले की बात करें तो सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि हूती पर क्यों अमेरिका बम बरसा रहा है, क्या कुछ कारण है? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के सत्ता में आने के बाद वेस्ट एशिया में ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है यूएस का। देखिए, जो हूती विद्रोही है या जो हूती संगठन है वो उत्तरी यमन पे उनका पूरी तरह से कब्जा है और जो यमन की जो राजधानी है साना वो उनके कब्जे पे है। और जो यमन का दक्षिणी इलाका है वहाँ पे यमन की जो पुरानी सरकार है उसकी अभी भी हुकूमत है और उसको सऊदी अरब और अन्य अरब राष्ट्रों का समर्थन है। हूती जो है हालांकि ज़ैदी शिया हैं, लेकिन फिलिस्तीन के मामले में जब से इजराइल ने गाजा पर हमला किया है, हूती कई ऐसे जहाज़ों पर हमला कर रहे हैं जिसपे वो ये कह रहे हैं कि इजराइल के लिए सामग्री जा रही है, रसद जा रही है या अमेरिका या इजराइल का उससे कोई संबंध है। और अभी जिस तरीके की हालात अभी फिर गाजा पट्टी में हो रखी हैं, जहाँ पे कि पहले दौर की वार्ता के बाद अब फिर एक तनावपूर्ण वातावरण है और रसद सामग्री अब गाजा में नहीं जा पा रही है। ऐसे हालात में फिर से हूतियों ने हमला करना शुरू किया और राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको चेतावनी दी थी और उसके बाद आज हमने देखा कि हमले हुए साना और बड़े बड़े शहरों पर और करीब 53 हूती मारे गए हैं, करीब 100 से ज्यादा घायल हो गए हैं। तो जो मारे गए वो हूती ही थे या आम नागरिक थे ये कहना इस वक्त मुश्किल है, लेकिन खबरों के अनुसार हूतियों के बड़े नेता जो सैन्य नेता थे उनमें से कई इस हमले में मारे गए हैं। उसके बाद हूतियों ने भी कुछ मिसाइल हमले अमेरिकी जहाज़ों की ओर किए हैं जिसमें अमेरिकी विमान वाहक पोत वगैरह हैं। मेरे को लगता नहीं कि उनकी कोई भी सफलता मिली होगी, वो सिर्फ दिखाने के लिए और शायद दुनिया को दर्शाने के लिए कि हम भी हमले कर सकते हैं। आलोक जी, एक तरफ अमेरिका जिस तरह से हिजबुल्लाह पे आरोप लगाता था, हमास पे आरोप लगाता था कि ईरान कहीं ना कहीं इनका समर्थन करता है, हूती के लिए भी अमेरिका का ये कहना है कि ईरान हूती का समर्थन करता है एक तरफ। दूसरी तरफ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के कहीं ना कहीं अमेरिका एक तरह का दबाव बना रहा है ईरान के ऊपर। तो इस दोनों मामलों को आप किस तरह से देखना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार जो है ईरान के खिलाफ उनका काफी ही आक्रामक रवैया रहा है और ये उन्होंने चुनाव के दौरान भी कहा था और उसके बाद भी है और ईरान इस बात को समझता है। और जहां तक सवाल हूतियों का है, उनका सैद्धांतिक रूप से ईरान से समर्थन है क्योंकि वो भी शिया हैं और ईरान से जहां तक मेरा मानना है कि रसद सामग्री उनको जो मिलती है वो शायद ईरान से ही मिलती होगी, जिसके कारण कि वो इस स्थिति में है कि अन्य राष्ट्रों के साथ टक्कर ले सकें। तो राष्ट्रपति ट्रंप का ये कहना है कि अगर अब हमला होगा तो हम ईरान को ही दोषी मानेंगे, तो ये ईरान पर दबाव डालने की कार्रवाई है। अब ये कितनी सफल होगी या और ज़्यादा विफल होगी कहना भी मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादा दबाव का दो असर हो सकते हैं। या तो ईरान पूरी तरह परमाणु अस्त्रीकरण की तरफ बढ़े या ईरान कोशिश करे कि भाई बातचीत हो जिसके साथ उनके जो संबंध है वो बेहतर हो। ईरान ने शुरू में काफ़ी ऐसे संदेश इंडिकेशंस दिए हैं कि वो अमेरिका के साथ बेहतर संबंध चाहता है। अगर आपने देखा हो जब सीरिया में सत्ता पलट हुई तो ईरान ने कुछ ज्यादा कार्य नहीं किया, ठीक है। या जब इजराइल ने लेबनान में या सीरिया में हमला किया तो भी ईरान का जो रिएक्शन था, जो प्रतिक्रिया थी, वो काफी सबड्यूड थी। ठीक है आलोक जी, इस मामले में अब देखना होगा कि आगे ईरान का क्या कुछ रुख होता है। हालांकि अभी तो ईरान और अमेरिका के बीच में परमाणु मुद्दे को लेकर के क्या बातचीत होगी, क्या ईरान मानेगा, क्या कुछ होगा, ये सब देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। और
अभी हम आपको कुछ और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfd-शुरू.com पर। तो करें शुरू। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीते आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। ब्राजील में पूर्व ब्राजीली राष्ट्रपति और दक्षिणपंथी नेता जेर बोल्सोनारो के नेतृत्व में हजारों लोग रियो डी जेनेरियो के कोपासाबाना में जमा हुए। इस बड़ी रैली को संबोधित करते हुए बोल्सोनारो ने कहा कि उन पर अगले साल होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने में लगे प्रतिबंध लोकतंत्र की हत्या है। दरअसल 8 जनवरी 2023 को ब्रासीलिया में बोल्सोनारो के समर्थकों द्वारा हिंसा को तख्तापलट की कोशिश मानते हुए उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है। 25 मार्च को ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। रूस और यूक्रेन को खत्म करने को लेकर मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच फोन पर बातचीत होगी। अमेरिका और रूस दोनों की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है। बांग्लादेश हाईकोर्ट ने अवामी लीग के 20 कार्यकर्ताओं को 2019 में एक छात्र की हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है। वहीं शेख हसीना ने अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान के 150वें जन्मदिवस पर कहा है कि कुछ गुमराह स्वार्थी लोगों के हाथों उनका स्वर्णिम बंगाल का सपना टूटने के कगार पर है। कांगो ने कहा है कि वे मंगलवार को रवांडा समर्थित विद्रोहियों के साथ अंगोला की राजधानी में शांति वार्ता में शामिल होंगे। वहीं रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों ने भी कहा है कि वे लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो की सरकार के साथ शांति वार्ता के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे। पेरू में फिरौती से जुड़ी कई हत्याओं के बाद राजधानी लीमा में आपातकाल की घोषणा की गई है। गायक पॉल फ्लोर्स की हत्या के बाद सरकार पर यह कदम उठाने के लिए और दबाव बढ़ गया है। फ्लोर्स की लीमा के बाहर एक संगीत कार्यक्रम से बाहर निकलते हुए हत्या कर दी गई थी। ईरान के विपक्षी नेता मेहदी करोबी को नजरबंदी से रिहा किया जा रहा है। उन्हें राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए 14 साल तक हिरासत में रखा गया था। करोबी के राजनीतिक सहयोगी और पूर्व प्रधानमंत्री मीर हुसैन मौसवी को भी जल्द ही नजरबंदी से रिहा कर दिया जाएगा। जॉर्जिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल साकाशविली को अवैध रूप से सीमा पार करने के लिए 4.5 साल जेल की सजा सुनाई है। इससे पहले भी साकाशविली को 9 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी और पहले से ही जेल में बंद पश्चिम समर्थक राजनेता को 12.5 साल जेल में गुजारने होंगे।